आज की क्लास बच्चों ऐसी है कि जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 1 नहीं पढ़ा, जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 1 नहीं पढ़ा, जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 2 नहीं पढ़ा, कैमरा चार्जिंग में है ना? चार्जिंग हो रही ऊपर। जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 1 नहीं पढ़ा, जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 2 नहीं पढ़ा, जिन्होंने क्लॉज का पार्ट 3 नहीं पढ़ा, क्लॉज का पार्ट 4 नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए आज ये क्लॉज का जो फाइनल टच मैं देने जा रहा हूँ, इसमें मैं सारे पार्ट को एक साथ तो कवर करूंगा ही करूंगा, एट वन गो वेरी फास्ट, और इसके सारी चीज़ों को मैं एक बार करके कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस मासूम से चैप्टर को, जिसका नाम लिखा गया है, जिसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, कोई बताएगा? क्लॉज क्या होता है, कोई बताएगा? क्लॉज का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद हम किसी भी वर्ब को प्लेस करेंगे तो उसी को हम लोग क्लॉज कहेंगे। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है कि जब किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को प्लेस करते हैं तो उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज का बेसिक फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेंस कोई भी वर्ब नहीं, वर्ब का सेंस फाइनाइट वर्ब से है। ठीक है ना? वर्ब का सेंस कोई भी वर्ब नहीं, वर्ब का सेंस फाइनाइट वर्ब से है। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो वर्ब का सेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस हो सकता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। बस इसी को क्या माना गया है, इसी को फाइनाइट माना गया है, बाकी सबको फाइनाइट वर्ब नहीं कहा जा सकता। तो जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद इन 5 में से किसी भी फॉर्म को रखेंगे तो सेंटेंस बनेगा, और वो जो सेंटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एक क्लॉज कहेंगे। तो हर एक सेंटेंस एक क्लॉज होता है, या यूं कह लिया जाए हर एक क्लॉज एक सेंटेंस होता है। पहले की थियोरी को अगर देखा जाए तो क्लॉज और सेंटेंस में काफ़ी डिफ्रेंशिएट किया गया, और डिफरेंस हैं भी। जैसे सेंटेंसेस के टाइप होते हैं वैसे क्लॉजेस के टाइप होते हैं। सेंटेंस एज अ होल होता है, क्लॉज एज अ पार्ट होता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फ्रेज हमने आपको पढ़ाई है, वहीं से डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। बट कई सारी बातें हैं जो फिलहाल हम लोगों को सीखनी है। एक लोग देख रहे हैं, धन्यवाद। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आए बच्चे सीखें। अब हमारी कुछ बातों की तरफ आप गौर फरमाएं। क्लॉज को अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की समझने की कोशिश करें तो हमने आपको क्लॉज से जो 2 बातें बताई थी, आप उन 2 बातों को ध्यान रखें। मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी सेंटेंस के बारे में बात करते हो, स्टार्टिंग हम लोग अपनी यहीं से करते हैं, जो मैंने आपको पहले दिन क्लास में बताया था। तो सेंटेंस की आप मूलभूत अवधारणा क्या देते हो, सेंटेंस की आप डेफिनेशन क्या देते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो कई सारी बुक्स हैं जो इस चीज को लिखती हैं कि ऑल, एक्चुअली वो इस चीज को कहती हैं अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स व्हिच मेक सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कई सारे लोग इसी को कहते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सेंस में सेंटेंस की डेफिनेशन फिट नहीं बैठती। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में वैसे तो 2 डेफिनेशन मेरे दिमाग में चलती है सेंटेंस को लेकर के पर्टिकुलर। जब हम क्लॉज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें थियोरेटिकल डेफिनेशन से हट करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, मैं उस पर आपकी बात कर रहा हूं कि सेंटेंस में अगर हम बात करें तो सेंटेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मीनिंगफुल होना चाहिए, दूसरा वो सेंटेंस हमारे सामने लॉजिकल होना चाहिए, और तीसरा वो सेंटेंस हमारे सामने ग्रामेटिकल होना चाहिए। अगर वो इन तीनों में से कहीं पर भी मिस करेगा तो उसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो 2 डेफिनेशन हटा करके हम सेंटेंस की यही एक ही डेफिनेशन मानते हैं। हम 2 डेफिनेशन को नहीं मानते हैं, हम एक ही डेफिनेशन को मानने वाले हैं, एक ही डेफिनेशन के पक्षधर हैं। क्या पक्षधर हैं? कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ग्रामेटिकल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब उसका कुछ सेंस बन रहा हो, लॉजिक हो उस चीज का, उसके पीछे कोई ग्रामर हो। ग्रामर क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। मीनिंगफुल लॉजिकल समझने का मतलब समझें। अगर मैं कभी सेंटेंस में ये कहूं कि आई वॉज डेड,
अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकल तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है भाई। डेड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, किसी के संग भी लिखा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि ही वाज डेड, किसी के संग भी ये बात कही जा सकती है। तो ये ग्रामेटिकल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल भी है। क्या मीनिंग नहीं है? मीनिंगफुल भी है, ग्रामेटिकल भी है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है। लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई आदमी मर चुका है तो बात कहेगा कैसे? आई वाज डेड कैसे कह पाओगे? आई वाज डेड कैसे कह पाओगे? कभी सोचो, ये कह सकते हो आई वाज डेड? नेवर। हाँ, ये कह सकते हो आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज अ टीचर, इस तरीके से कुछ कहा जा सकता है, बट यू आर नॉट सपोज टू से दैट आई वाज डेड। तो सेंटेंस के बारे में 3 बातें ध्यान रखो, मीनिंगफुल फर्स्ट, लॉजिकल सेकंड, ग्रामेटिकल थर्ड। ये बातें जब तुम्हारे समझ में आ जाएं तो फिर थोड़ा सा, ये क्या है, इरेजर का साइज छोटा किसने कर रखा है? जब ये 3 बातें तुम्हें समझ में आ जाएं बेटा, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना। ग्रामेटिकल वाले की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ग्रामेटिकल सेंटेंस का मतलब यह है कि अगर कभी भी आप एक सेंटेंस को लिख रहे हैं तो एक सेंटेंस में याद रखिएगा एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, उस सेंटेंस में दूसरी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। इस चीज को मैं बार बार बोलता हूं, जैसे कहते हैं ना, बार बार मैं आपके ऊपर ये प्रभाव बनाने की कोशिश करता हूं कि सेंटेंस की बात जब आए तो ये बात जहन में बैठा लो कि हमें क्या देखना है, फाइनाइट वर्ब को देखना है। और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या टेंस हो या मूड हो या वॉइस हो या नरेशन हो, सारा का सारा पूरा ग्रामर जो है ना, वो इसी फाइनाइट वर्ब पे ही मूव होता है, और बच्चा इसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो पूरे ओवरऑल सेंटेंस में जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, वो पहली चीज यही है कि बेटा आप क्या करो, आप उसके फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, और सारे रिलेशन जो तुमको बनाने हैं वो फाइनाइट वर्ब के संग ही बनाने हैं। ये बात भी आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो। हिडन फेस वेरी नाइस। आयुष, राहुल, पटेल, पाटिल जो भी हैं, पूनम, शशिकांत, श्रेय, निखिल, सौरभ। अच्छा, अब इस चीज को मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आपसे कहूं कि राइटिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही इस पे, जैसे आई थिंक, हाँ अब अच्छी आई है। ही हैज 3 sons। ये सेंटेंस किसी बुक का ही है, 12th में चलती है, मुझे याद आ गया तुमने लिख दिया। ही हैज 3 sons, हैज नहीं था, या हैज ही है, शायद हैज है, कुछ भी लिख दो। ही वांट्स टू एजुकेट देम। आज की क्लास बच्चों लंबी होने वाली है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो। मैं आज पूरा का पूरा मतलब शुरू से लेके अंत तक जब तक पढ़ा नहीं लेंगे चैन नहीं लेंगे, भले 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, वो मेरी हेडेक है। जिसको देखना होगा देखेगा, भागना होगा भागेगा, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई केयर ओनली माई सेल्फ। मैं स्वार्थी आदमी हूँ, मैं परम स्वार्थी हूँ, मैं अपना हित चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना हित कर पाऊंगा तभी मैं दूसरे का हित सोच पाऊंगा। बिना अपना हित किए मैं दूसरे के हित के बारे में नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए ये दुनियादारी वाली बातें हमें कम समझ में आती है कि मैं बहुत ज़्यादा अल्ट्रुइस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैं परम स्वार्थी हूँ, ये हार्श रियलिटी है। तुम्हारी कोई आके कहे कि काम करो, इस महीने की सैलरी हमको दे दो, दे दोगे क्या? नहीं, हमारी सैलरी है। तो कहाँ है, सैलरी टाइम में स्वार्थी हो जाते हो। शादी करके आओ घर, कोई कहे कि चलो तुम्हारा काम खत्म हमारा काम शुरू, एग्री हो जाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। तो हर चीज में तुम स्वार्थी हो, चाहे तुम्हारे रिलेशन हो, चाहे तुम्हारे पैसा हो। खरीद के लाए पियानो, हम बजाएंगे गिटार, किसी ने कहा तोड़ दिया स्प्रिंग, तुम शुरू हो गए लात घुसा। तो सब चीज में तो स्वार्थी हो, ये क्यों कह देते हो स्वार्थी नहीं है? तो कह रहा ही है 3 sons, he wants to educate them। किसके कितने लड़के हैं? 3, और सबको क्या करना चाहता है? पढ़ाना चाहता है। अब सुनो मेरी बात, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं,
तो कह दिया जाए दो अलग अलग क्लॉज हैं। अब अगर इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ना चाहता हूं, इफ आई रियली वांट टू एड, इफ आई रियली वांट टू एडजॉइन, इफ आई रियली वांट टू एजेंट, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, सबसे बेसिक तरीका इसको करने का तो यही है। सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, ही हैज 3 sons and he wants to educate आगे them। पहला तरीका यही कर दिया हमने। क्या सीखा? क्या सीखा भाई मेरे? हमने बस एक बात सीखी यहां से। कौन सी एक बात सीखी? हमने एक बात ये सीखी कि जब कभी भी एक कितनी फाइनाइट वर्ब हो गई? एक। और ये कौन सी हो गई? एक। तो कितनी फाइनाइट वर्ब हो गई अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा? 2। तो हमने एक बात ये सीखी कि सर जब कभी भी फाइनाइट वर्ब को रखना होगा तो एक सेंटेंस में तो एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी, यानी एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब रहती है। और उस दोनों सेंटेंस को जोड़ के जब तुम एक सेंटेंस बनाओगे तो कितनी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? ग्रामेरियन ने उत्तर दिया, पीसी रन ने रिप्लाई किया, जेसी नेस्फील्ड ने रिप्लाई किया, माइकल सॉन ने लिखा, रेमंड मर्फी ने लिखा। ये सारे राइटर्स अपनी बुक में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि जब 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ना हो तो एक कंजक्शन का यूज कर दिया करो। एमबी पब्लिकेशन की बुक में अजय कुमार सिंह सर ने भी लिखा है कनेक्टर्स के चैप्टर में कि जब 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ना हुआ करे तो एक कंजक्शन का यूज कर दिया करो। बस सिंपल सा है। कर दिया करें, हाँ बिल्कुल कर दिया करो। देखो तुम्हें क्या करना था सेंटेंस में भाई? एक फाइनाइट वर्ब ये थी और एक फाइनाइट वर्ब ये थी, तुम्हें 2 को जोड़ना था। तुमने एक कंजक्शन लगाया, कौन? एंड। तो उसने 2 फाइनाइट को जोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कंजक्शन के लिए 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए। भाषा पे विशेष ध्यान देना। 2 फाइनाइट वर्ब के लिए एक कंजक्शन चाहिए। इसको नोट करके लिख लेना अगर तुम्हें लगे कि मेरी बात महत्वपूर्ण है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एक कंजक्शन को 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको एक कंजक्शन चाहिए, 3 फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको 2 कंजक्शन चाहिए, 15 फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको 14 कंजक्शन चाहिए, 100 फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको 99 कंजक्शन चाहिए। ये बात मैं आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं। और जब ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएं, नमस्कार रमेश जी, लक्ष्मी ओझा, सत्यम तिवारी, सभी को नमस्कार। अब जब ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं तो ग्रामेरियन कहते हैं क्या इसको जोड़ने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? इसको जोड़ने का एक तरीका और है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ही हैज 3 sons टू एजुकेट देम। मत लिखो, सन्स वहां लिखा है। ग्रामर का फंडा आगे सिखाएंगे। क्या किया तुमने? हमने फाइनाइट तो एक रखा और एक को नॉन फाइनाइट बना दिया। ये जो एक तुम्हें दिख रही है फाइनाइट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट होती है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट होता है। ये नॉन फाइनाइट है। और जब ये नॉन फाइनाइट है तो बड़ी क्लियर कट एक बात समझ में आई, क्या? कि भैया मेरे एक फाइनाइट के साथ तुम 99 नहीं, करोड़ नॉन फाइनाइट लगा दो, कोई समस्या नहीं है। लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फाइनाइट एक हो। सेंटेंस को जोड़ने का 2 के अलावा तीसरा तरीका हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। पैरेंथेसिस वगैरह को हटा दिया जाए अगर तो वो केस इन ए पोजीशन नाउन का होता, उसको छोड़ दिया जाए एकाध को। बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडवर्ब, ये सारे यूजर को छोड़ दिया जाए। मेनली जो तुम्हें स्ट्रक्चर पर काम करना वो यही काम करना है कि सेंटेंस को जोड़ने का यही तो तरीका है।
या तो एक कंजक्शन लगाओ, अदरवाइज फाइनाइट जो दी गई है उसको हटाओ, नॉन फाइनाइट लगा दो। कुछ कुछ बात आपकी पकड़ में आ गई। हमें इस वाले एरिया से कुछ लेना देना नहीं है, हमें थोड़ा सा जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। किसका? थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए कंजक्शन का। जब तक हमें कंजक्शन का ज्ञान नहीं होगा, कंसेप्चुअली नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्या ज्ञान होना चाहिए? आओ सीखते हैं। मैंने आपको बताया जोड़ने का काम तो प्रीपोजिशन भी करता है, लेकिन कंजक्शन ध्यान रखना वर्ब को जोड़ता है, ठीक, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सारी बातें ध्यान रखना। और जब ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाए तो कंजक्शन से पूछना कंजक्शन तुम्हारे कितने टाइप हैं। तो कंजक्शन के 2 टाइप हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। एक होता है कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। एक होता कौन सा कंजक्शन? उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर कभी भी लगेगा तो उससे एक क्लॉज बनेगी, उसका नाम दिया जाएगा, कौन सी क्लॉज? उसका नाम दिया जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर कभी भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लॉज बनेगी तो उसका नाम दिया जाएगा कौन सी क्लॉज? तो एक बार बोलेंगे बच्चे मिल करके, जहां बैठे वहीं से बोलें, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर क्लॉज के प्रिंसिपल की बात करें तो क्लॉज 3 होती हैं। कौन कौन सी? PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइटिंग पे आप विशेष ध्यान ना दें और देना चाहें तो जो करना हो कर लें। इंप्रूव करना चाहें तो अपने इंप्रूव करें, ना करना चाहें तो ना करें, बाकी चीजों पे ध्यान दें, कंटेंट पे ध्यान दें। क्लॉज में 3 बातें ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज तुम अभी पढ़ के आए हो, प्रिंसिपल क्लॉज क्या? भाई बात बताओ, कंजक्शन का 2 नेचर है, कंजक्शन का या तो सबऑर्डिनेट होगा, तीसरा नेचर हो ही नहीं सकता। ये जितने लोग कहते हैं ना कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, ये गधे हैं, इन्हें नहीं पता कुछ। कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं होता। हाँ, उनके साथ कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनके साथ वो पर्टिकुलर कंजक्शन फॉलो होता है। अबे तुम नो सूनर को कंजक्शन बता रहे हो, नो सूनर देन, बोले कोरिलेटिव कंजक्शन डंडा लिए घूम रहे हैं। देन कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। नो सूनर को पढ़ लेना जा करके, नो सूनर क्या लिखा हुआ है। नो को एडवर्ब आप पार्टिकल कहेंगे, सूनर को कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। वो एडवर्बियल फ्रेज है और निगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है, इसी वजह से वहां पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है। ये मत कहो कि कोरिलेटिव कंजक्शन अलग से झोंक रहे हो। कंजक्शन बेसिकली 2 हैं, पीसी रन को उठा करके पढ़ लेना, पेज नंबर 128 एडिशन 2012 देख लेना जा करके, वहां दिया साफ साफ। कंजक्शन के केवल 2 टाइप्स हैं, तीसरा हो ही नहीं सकता। इंसान समझो क्या कि तीसरा भी बना लोगे। कंजक्शन के 2 टाइप, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे लगा उसने कहा आगे हम तैयार कर रहे हैं। बोले क्या तैयार कर रहे हो? बोले कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट जैसे लगा उसने कहा हम भी आगे तैयार कर रहे हैं। बोले क्या? बोला सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जहां हमने कोई कंजक्शन लगाया ही नहीं, बस वही तैयार हो गई, कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। उसने कहा हमारे पहले कोई कंजक्शन नहीं है। तो हमारे क्लॉज कितनी होती हैं? 3। कौन कौन से? प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। हाँ समझ गए। हमारे पहले लगा हुआ है कौन सा? कोऑर्डिनेट, तो हम कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। हमारे पहले लगा हुआ है कौन सा? सबऑर्डिनेट, तो हम सबऑर्डिनेट हो गए। हमारे पहले कुछ नहीं लगा है तो हम कोऑर्डिनेट हैं क्या? ना। सबऑर्डिनेट है क्या? ना। तो फिर क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। तो क्लॉज 3 होती हैं। तो क्लॉज बनने के लिए कंजक्शन
की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एक क्लॉज तो तुम टक से खत्म कर दोगे, जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं, बस वही क्लॉज। कौन सी क्लॉज? बोले प्रिंसिपल क्लॉज, बोले मेन क्लॉज। लेकिन जिसके पहले कंजक्शन लगा तो जिस नेचर का लगेगा उसी नेचर की क्लॉज बनाएगा। कोऑर्डिनेट नेचर का होगा तो कोऑर्डिनेट बनाएगा, सबऑर्डिनेट नेचर का होगा बच्चे तो सबऑर्डिनेट बनाएगा। ये चीज आपको समझनी है। अब कुछ चीजें और सीखो यहीं से। ये जो सबऑर्डिनेट है, भाई भाई में कभी कभी बंटवारा होता है, इसमें बंटवारा हुआ सबऑर्डिनेट में। सुनो, नाम बहुत बड़ा है सबऑर्डिनेट, और सब में ध्यान से देखो तो स्पेलिंग भी 3। इसमें बंटवारा होगा, और सबऑर्डिनेट में ऐसा बंटवारा हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कितनी बनी? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बनी 3। कौन सी? नाउन क्लॉज बनी, एडजेक्टिव क्लॉज बनी, और एडवर्ब क्लॉज बनी। तो ये जो क्लॉज थी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, ये किसके अंतर्गत आ गई? ये आ गई सबऑर्डिनेट के अंतर्गत, यानी ये आ गई सबऑर्डिनेट के अंतर्गत। अब यहां से चीजों को समझना हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। विनय मिश्रा रुक जाओ। प्रिंसिपल क्लॉज तो हम पहचान लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज तो तब पहचान पाएंगे जब हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में जानकारी होगी। हमको तो यही नहीं पता, हम तो निब्बा हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। अच्छा 8 आया, गुरुजी ने कहा सुनो टिक मारो, याद करो। अब याद कर लिए। अब आए बोले महापियली में पापा पास हो गए हैं, अब आपको देखो वार्षिक में हम कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। पापा खूब अच्छे थे, रिजल्ट आया, लड़का फेल। स्कूल गए तो टीचर से ये नहीं कहा कि इसको 2 हाथ लगाओ, टीचर से पूछे फेल कैसे हो गया? तो तुम्हें हरकतें नहीं मालूम है। गार्जियन पढ़ा लिखा भले ना हो, लेकिन अनुशासित हो तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। और लाख पढ़ा लिखा हो, अगर वह अनुशासित नहीं है तो बच्चा जाहिल बनेगा। पढ़ने लिखने से जीने की सभ्यता थोड़ी ना आती है। कितने आईआईटीएन हैं, अभी लखनऊ का केस देखो, एटीएम से फ्रॉड कर रहे थे, आईआईटीएन थे। पढ़ने लिखने से सभ्यता आ गई क्या? आईआईटी करके चोर बन गए। हमें नहीं कह रहे हैं कि कोई चोर चोरी करके आईआईटीएन बन जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जीने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हारा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी वे ऑफ थिंकिंग मैटर करती है, तुम्हारा वे ऑफ लिविंग मैटर करता है। नहीं तो मेरा इंतकाम देखेगी, गाना नीचे बज रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हम तब जान पाएंगे जब हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, इसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है हम इसकी बात करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है बेटा, आओ सीखते हैं साथ में। कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले हम लोग बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के ऊपर। कोऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह सब डिटेल में हमने क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में शायद कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव सब पढ़ाया है। तो अभी बस काम की चीज तुमको पढ़ा रहा हूं
कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो एक ट्रिक याद कर लो। कौन सी ट्रिक याद कर लो? ट्रिक याद कर लो, फैन बॉयज। बस फैन बॉयज को याद कर लो बेटा, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब होता है सो। इतने कंजक्शन जहां दिखे उनको मानना क्या? कोऑर्डिनेट। और इनके अलावा जो भी मिले उसको क्या मानना? सब ऑर्डिनेट। बाकी कोई समस्या नहीं है। नो आइडिया। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ठीक है खुश रहो। जानो बेटा, निकल जाना, कोई आपत्ति नहीं है। जाना है तो बैठ के पढ़ो। देखो एक बात बताएं, कीचड़ देखा? कीचड़, कीचड़ जो होता है कीचड़, कीचड़ को तो कोई पिएगा नहीं, ना उसके से कोई नहाएगा। लेकिन आप सोचो, जब वो वेपरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, तो वही कीचड़ से पानी धीरे धीरे धूप सोखता है, और धीरे 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 धूप की वजह से वाष्प बन करके वो पानी कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो जब पानी ऊपर चला जाता है तो वही पानी आता है, तुम लोग कहते हैं कितना प्योर वाटर है, कितना प्योर वाटर है। कहने का मतलब क्या है? पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है बच्चे? फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके अलावा जो बच गए वो सब सब ऑर्डिनेटिंग है। कुछ के नाम मैं लिख देता हूं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कुछ के नाम मैं लिख देता हूं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के नाम। जैसे आपका एक तो सबसे पहले इफ हो गया, दैट हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, बिकॉज हो गया, आल्दो हो गया, दो हो गया, इन केस हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, WH फैमिली के सारे वर्ड, वाट हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, whom हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, when हो गया, एक्सेट्रा लिख लो यार। भाई मेरे एक चीज याद रखो, दो ही टाइप के कंजक्शन है। फैन बॉयज को हटा दो, बाकी जितने भी बचे वो सब क्या हैं? सब सबऑर्डिनेट है। बस याद हो गया। फैन बॉयज को हटा दो, बाकी जितने बचे सब सबऑर्डिनेट हैं, सब सबऑर्डिनेट हैं। नहीं नहीं काजू बादाम ऐसा नहीं है, मैं यूसीआई पे पढ़ाता हूँ, मैं यूसीआई का एकेडमिक हेड हूँ। ठीक है, काका देव आइए, मिलूंगा आपसे। चलो बेटा, समझ गए सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में?
तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलाया तो बनी कोऑर्डिनेट क्लॉज, और सब ऑर्डिनेट से बनाया तो बनी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान रखना, जब कभी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन को लिखा जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा ही सेड एंड आई वेंट फ्रॉम देयर, एक ही मोशन के एक्शन है, उसने कहा और मैं वहां चला गया। तो मुझे ध्यान से सेंटेंस को समझ के बताओ, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये कौन सी क्लॉज कही जाएगी? इसके पहले कोई कंजक्शन यहां दिख रहा तुम्हें? है ही नहीं। जब उसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है बेटा, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। ठीक, और इस वाली क्लॉज के पहले एक कंजक्शन दिखा, एंड। एंड कौन सा कंजक्शन है? देखो तो जरा फैन बॉयज में, कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है तो इसको हम कौन सी क्लॉज कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले कॉमा आता है, ये कहना बिल्कुल गलत है, जितनी किताबें कहती हूं गलत है। कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, देखो ये क्लॉज बनी है यहां पर, ये है क्या? क्लॉज, और इसकी वजह से क्या कह दिया? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले कॉमा नहीं आता, कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कॉमा आता है। अगर सेंटेंस हम ऐसे लिख दें कि आई सा राम एंड मोहन, रुको एंड ही लिखो, नहीं तो ये सब, राम एंड मोहन मैंने ये लिखा, आई सा राम एंड मोहन। तो मुझे बताओ, ये जो तुम देख रहे हो राम एंड मोहन, अब यहां एंड के पहले तुम कॉमा लगा के दिखाओ जरा। ऑक्सफर्ड कॉमा को छोड़ दिया जाए अगर, तो कभी पढ़ाएंगे उसको डिटेल में। लगाओ जरा भाई, नहीं लगा पाओगे। अब तुम ये रट लो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले कॉमा लगाते हैं तो गलत हो गया भैया, कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कॉमा लगाते हैं, इतना ध्यान रखो। और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी नेवर कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले नहीं आती, पहले प्रिंसिपल क्लॉज आती है फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और प्रिंसिपल क्लॉज का ही दूसरा नाम क्या कहा गया है? प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम कहा गया है मेन क्लॉज, इसी को हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। और जो ये कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम दिया गया है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। क्यों? अपना मीनिंग बनाने में किसी पर डिपेंड नहीं है, ऐसे बोलो। तुम इतने पार्ट को मत लिखो, तब भी उसका अपना कोई मीनिंग है, वो अपने उस मीनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए तुम पर डिपेंड नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। बेटा अभी वो चैनल टर्मिनेट हुआ है। थैंक यू चेतन, थैंक यू। पापा अगर हमारे लेक्चर देख रहे हैं, पापा मम्मी, तो उनको प्रणाम। और आज सो जाइएगा, आपसे हो सकता बात ना हो पाए, क्योंकि क्लास हम लेंगे 9:30-10 बजे तक। इसके बाद हम क्लास लेके खाना खा के दवा खा के सो जाएंगे, तो आपसे बात आज नहीं हो पाएगी। अब जो मैं बता रहा हूं उस बात को आप ध्यान से समझो। अब मैं लिखने जा रहा हूं 3 काम। बेटा नाउन का क्या काम होता है 50 बार बताया, नाउन 2 ही काम करत हो, चाहे बनाओ सब्जेक्ट चाहे बनाओ ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट अभी बगल में रखो बेटा। अगर कभी नाउन से पूछा जाए नाउन तुम काम क्या करते हो, तो कहता हमें या तो सब्जेक्ट बनाओ या तो ऑब्जेक्ट बना के टांगो। देखो ऐसे देखो, राम इज माई फादर,
राम हमारे पिता हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा कि तुम हर सेंटेंस में राम और मोहन यही सब काहे लिखते हो, तुम्हारे बेटे हैं क्या? हमने कहा नहीं, तुम्हारे और हमारे बाप हैं। हमारी श्रद्धा है, नाम चाहे जिसका लिखे। तो राम इज माई फादर, राम इज माई फादर, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। और इधर देखो, मैंने कहा आई कॉल्ड राम, ने राम को पुकारा, तो राम क्या है? कॉल्ड के बाद लिख दिया तो ऑब्जेक्ट बन गया। दैट्स इट। नाउन का दो काम, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा एडजेक्टिव का काम बताओ, क्योंकि बिना फंक्शन के कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। हम लोग कंप्लीशन की ओर है बेटा। एडजेक्टिव से पूछा गया कि एडजेक्टिव तुम्हारा क्या काम है, तो एडजेक्टिव ने कहा एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है, यानी नाउन का प्रो लेवल। और बात बताएं, हमारा बड़ा सीधा सा काम है, हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो हम देते हैं। नाउन या प्रोनाउन कैसा है उसकी खूबसूरती हम बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी दी गई, वो जानकारी कुछ और नहीं है, वो जानकारी एडजेक्टिव है। अगर फ्रेज है तो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। और अगर वो फ्रेज भी नहीं है, वो क्लॉज है। और वो क्लॉज, वो सेंटेंस अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, वही एडजेक्टिव क्लॉज है। सर हम समझे नहीं आपकी बात को, समझाने तो दो पहले। हमने लिखा ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प मी, वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। वही 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 करोगे क्या सेंटेंस में? काजू बादाम तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम एक बात बताओ, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये गलती हो गई, एक वर्ब ये रही, कितने कंजक्शन आए? एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। अब जो ये वाला तुम देख रहे हो पार्ट, एक क्लॉज ये, और जो ये वाला पार्ट देख रहे हो एक क्लॉज ये, तो इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं, इसको कौन सी क्लॉज कहोगे? इसको कहोगे कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। और तुम ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बुद्धि नहीं लगाने का, ये कौन सा कंजक्शन है? फैन बॉयज में तो नहीं आता, क्योंकि एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। तो फैन बॉयज में तो तुम आते नहीं, तो तुम कोऑर्डिनेट नहीं हो। तुम क्या हो? बोला हम सब ऑर्डिनेट हैं। और अगर हम सब ऑर्डिनेट हैं तो ध्यान रखना, बोले क्या ध्यान रखना? बोले सब ऑर्डिनेट है, तो हमसे कौन सी क्लॉज बनी? हमसे बनी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन हमने कहा सुनो, सुनो जरा, हमने कहा सुनो जरा। क्या सुने? सबऑर्डिनेट क्लॉज कह देना सफिशियंट नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी तुम कौन सी क्लॉज हो? क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज का बंटवारा कर दिया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम लोग तीन भागों में बांट दिए थे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो तुम सबऑर्डिनेट में कौन से हो ये बताओ। उसने कहा बड़े होशियार हो, सबऑर्डिनेट में कौन से हैं? आओ समझाते हैं सबऑर्डिनेट में कौन से हैं। तुम बताना दैट हेल्प्ड मी किसकी इंफॉर्मेशन है? दैट हेल्प्ड मी किसकी इंफॉर्मेशन है? किसके बारे में आप अतिरिक्त जानकारी दे रहे हो? हम इस बॉय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, तो बॉय क्या था? बोले बॉय तो नाउन था। अरे भैया, इसके पहले मैंने यही कहा कि नाउन के बारे में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वो क्लॉज हो तो उसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहो, या इसे कौन सी क्लॉज कहो? इसको कह दो एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। हाँ सर मजा आ गया। रुको, मजा तो अभी और आएगा।
चलो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। बचपन से पढ़े हो, आई सेड दैट द सन इज हॉट। आई सेड दैट द सन इज हॉट। और कुछ करना नहीं था, आई सेड अलग किया, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, कितना कंजक्शन चाहिए? एक, एक ये दे दिया। लेकिन इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको कौन सी क्लॉज कहा? इसको कहा हमने प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको हमने कहा कौन सी क्लॉज? मेन क्लॉज। ठीक सर। अब चूंकि इस वाली क्लॉज के पहले किस टाइप का कंजक्शन लगा है? बोले सबऑर्डिनेट लगा है। तो जो बोले सबऑर्डिनेट लगा है तो इसको क्या कहोगे? बोले इसको हम लोग कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हमने कहा रुक जाओ, बच के जा नहीं सकते। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी बंटवारा किया था 3 में, नाउन में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। तो तुम एडजेक्टिव तो दिखते नहीं हो, क्योंकि दैट द सन इज हॉट तो किसी की इंफॉर्मेशन है नहीं, हॉट किसी की इंफॉर्मेशन है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये तो किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, आई सेड आई स्टोरी, तो मुझे बहुत प्यार से उत्तर देना बेटा, आई सेड व्हाट? आई स्टोरी। यह स्टोरी क्या था? ऑब्जेक्ट था। आई सेड व्हाट? आई स्टोरी। वैसे ही मैंने कहा आई सेड व्हाट? दैट द सन इज हॉट। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इस सेड का ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। जब ये सारी बातें हमको समझ में आ गई, जब ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, तो एक क्लॉज ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? मैंने कहा आई केम हेयर बिकॉज आई वांटेड मनी। मैं यहां आया क्योंकि मैं मनी चाहता था। एडवर्ब के बारे में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, एडवर्ब के बारे में ध्यान रखना। एडवर्ब वो होता है जो सेंटेंस में हाउ, वेयर, बहुत बार पढ़ाया हूं, व्हेन और व्हाई का रिप्लाई देता हो। एडवर्ब क्या होता है? जो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई देता हो। कैसे, कहां, कब, क्यों का उत्तर देता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। बेटा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो मार रटे पड़े हैं, रटके कुछ नहीं सीख सकते हो, भूलो जो अलग से। तो एडवर्ब क्या होता है? बोले जो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई हो, वही एडवर्ब होता है। बहुत सही बात। मैंने कहा सुनो मेरी बात। क्या सुने? यही सुनो कि एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, और जब 2 वर्ब है तो कंजक्शन कितना चाहिए? बोले एक, तो बोले लो दे दिया। यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये क्या है? ये है पीसी या है एमसी। कहने का मतलब क्या? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, चाहे जो कह दो। और ये वाली भी तो एक क्लॉज है, लेकिन इसके पहले किस टाइप का कंजक्शन लगा है? बोले फैन बॉयज में तो तुम आते नहीं हो, तुम हो सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और अगर तुम सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो तो तुमसे बनने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज हुई? तुमसे बनने वाली क्लॉज हुई सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलो यहां जल्दी से इसके नीचे लिखो, क्या लिखो? इसके नीचे लिखो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। रुको रुको रुको, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन तो ही दिखता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। हाँ, एडजेक्टिव तो ये है नहीं, फिर क्या है? मैंने आई केम हेयर में क्वेश्चन किया, आई केम हेयर व्हाई? मैं यहां क्यों आया? आई केम हेयर व्हाई? क्यों? बिकॉज आई वांटेड मनी। तो बिकॉज आई वांटेड मनी, बिकॉज का रिप्लाई हुआ, बिकॉज नहीं, ये वाई का रिप्लाई हुआ। आई केम हेयर व्हाई? बिकॉज आई वांटेड मनी। तो ये कौन सी क्लॉज बन गई? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज बन गई। अब प्रश्न उठता है एक जरजराहट का। क्या? नहीं नहीं, क्या?
ये जो तुम सब ऑर्डिनेट को लिखते हो, सब ऑर्डिनेट में तुम नाउन को लिखते हो, एडजेक्टिव को लिखते हो, एडवर्ब को लिखते हो, बोलो हाँ या ना? हाँ लिखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज कहा जाता है। जब कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बात की जाती है तो प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू मेन क्लॉज, ये लिखा जाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू मेन क्लॉज। और जब कभी भी कोऑर्डिनेट के बारे में बात की जाती है, जब कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात की जाती है तो उसके बारे में कहा जाता है ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन बेटा जब कभी भी सबऑर्डिनेट के बारे में बात की जाती है तो इसको कहा जाता है ये कौन सी क्लॉज है? इसको कहा जाता है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्या वजह है बेटा इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? आओ वजह तुम्ही से सीखेंगे और तुम्ही को सिखाएंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको वाई के रिप्लाई पे डिपेंड होना पड़ा, नहीं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसको वाई के रिप्लाई पे डिपेंड होना पड़ा, इसको वाट के रिप्लाई पे डिपेंड होना पड़ा, इसको इस बच्चे के रेफरेंस पे डिपेंड होना पड़ा। बच्चा ना होता तो उसकी इंफॉर्मेशन का अस्तित्व नहीं था। सेड ना होती तो पूरे स्टेटमेंट को कैसे ऑब्जेक्ट बनाते? और यहां पर अगर वाई का क्वेश्चन ना करते तो इसको तुम एडवर्ब जस्टिफाई कैसे करते? क्योंकि इसको इन सारे स्टेटमेंट पे क्या करना पड़ा? डिपेंड होना पड़ा। इसलिए इसका नाम दे दिया गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ये है इसकी वजह, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के बारे में इतनी बातें तुमको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं तुमको सर पेपर कहां से आता? पेपर पेपर रुको, हम बताएंगे तुमको। बहुत एक्सपेक्ट है क्लॉज के पेपर पूछने के। बेसिक बता रहा हूं तुमको ग्रामर के, तुम्हें एडवांस लग रहा होगा। चलो जानो थोड़ा सा और आगे, कंक्लूजन तुम्हें देता हूं थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन पे ले चलूंगा तुमको। क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? शुरुआत कहां से करी थी? कंजक्शन से। कंजक्शन के टाइप कितने बताए मैंने? दो। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और क्या बताया था मैंने? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाली क्लॉज का क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। या दूसरा नाम क्या दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बेटा। इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट से कौन सी क्लॉज बनी? इससे बनी सब ऑर्डिनेट क्या क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या नाम है बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर क्लॉज कितनी आ गई? तीन। कौन सी? नाउन क्लॉज, और क्या? एडजेक्टिव क्लॉज, और क्या? एडवर्ब क्लॉज। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान से समझना, बोलो क्या? यहां से देखो एक चीज मैं खत्म करने वाला हूं, शुरू और खत्म। क्या? जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस खत्म। और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म। और जिसमें ना कोऑर्डिनेट हो ना सबऑर्डिनेट हो, यानी उसमें कंजक्शन है ही नहीं, उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। तीन तरीके के जो सेंटेंस पढ़ाए गए हैं किताबों में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, खत्म। सिंपल क्या? बोले वहां कंजक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंजक्शन होगा तो उसके दो नेचर होंगे, और दो नेचर होंगे तो दो ही तरीके की क्लॉज बनेगी, और जब क्लॉज बनेगी तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बढ़ जाएगा। इसलिए भरभू एक चीज याद रखो। बोले क्या याद रखो? बोले याद रखो जिसमें कंजक्शन नहीं होगा वो एक ही क्लॉज बनेगी, प्रिंसिपल क्लॉज। उसमें कंजक्शन ही नहीं होगा और वही सिंपल सेंटेंस है। यानी अपनी टूटी फूटी भाषा में कहें
तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ना बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज अगर अकेली लिख दी जाए तो सिंपल सेंटेंस बन जाती है। सिंथेसिस वगैरह में खूब पढ़ाया जाता है। क्लॉज चैप्टर यहीं तक था बेटा, बाकी और भी चीजें हैं क्लॉज में। क्लॉज बेस्ड प्रॉब्लम कभी अलग करा देंगे, इसी में करना चाहो तो इसी में करा दें, लेट हो जाएगा आप लोगों को भी, 9:07 हो रहा है। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे पेपर में मिलती हैं वो एक दिन अलग क्लास ले लेंगे, डिटेल में क्लास ले लेंगे, उसकी भी ऐसी लंबी सी। किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया, हमको नहीं दिखा रहा है। सीखना क्लियर बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हिडन फेस। अब भैया ये हम क्या बताएं, सही बोलने का जमाना नहीं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम तो सही बोलते हैं। मजा आ रही कि नहीं आ रही है? और जब क्लॉज से क्वेश्चन घुमाता है ना तो बुद्धि चकरा जाती है लोगों की। लिखेगा हो तो क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन देखो, एक प्रीवियस ईयर है, ट्रीज हैव लाइफ इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट्स। हाँ, ओ हमको तो आता था, हम हिंदी कर लेंगे, ग्रामर कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे, दिस दैट कर लो। तुम्हारे पास क्लॉज की नॉलेज नहीं है, झूम जाओगे। क्लॉज की नॉलेज नहीं है तो झूम जाओगे। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, कक्षा 4-5 की चीज, एडवांस की सोचना मत। एडवांस का एक क्लास दे दिया, झूम झूम जाओगे, दोबारा चैनल पे दिखोगे नहीं फिर। घूम गए ना सर, वो सेंटेंस तो हमें नहीं आता है। आ जाओ, जो हम सिखाते हैं तुम्हें सेंटेंस। अभी देखो, ध्यान से देखो तो इसको, और ध्यान से देखो तो इसको। ये एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो कंजक्शन कहां है? कंजक्शन तो है ही नहीं, तो सेंटेंस गलत है। ये इतना तो जान लो, गलत है इतना जान लो, लेकिन सही कैसे करें ये तो पहचानो। हमने इंग्लिश से मोहब्बत की, भुलाना तो बहुत चाहा लेकिन भुला ना पाए। दो फाइनाइट वर्ब दिख रही हैं, एक कंजक्शन तो चाहिए, कहां है? कहां लगाओगे कंजक्शन? भाई मेरे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये जो इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। हाँ हाँ, इतना समझ गए, ये सब्जेक्ट मान लिया, इसको प्रेडिकेट। अरे ऐसे लिख लो, स्टोरी इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, हाँ वो सब्जेक्ट ही वहां होगा, पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सब्जेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनेगी, कोऑर्डिनेट से तो भूल जाओ। प्रिंसिपल क्लॉज तो सब्जेक्ट बनती नहीं है, नहीं। अरे थोड़ा सा भ्रमण कर लो हमारे साथ, इधर आओ। प्रिंसिपल में तो दम नहीं कि सब्जेक्ट बने, कोऑर्डिनेट कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव तो बनेगी नहीं, एडवर्ब तो बनेगी नहीं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगी? नाउन क्लॉज बनेगी। अच्छा अच्छा, तो सब्जेक्ट बनने के लिए इसको बनना पड़ेगा नाउन क्लॉज। हाँ, नाउन क्लॉज बनना पड़ेगा।
और नाउन क्लॉज बनने के लिए इसको बनना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनना पड़ेगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने के लिए इसके पहले लगाना होगा क्या? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो तुमने कहीं सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया क्या? नहीं लगाया, तो यहां लगाओ दैट, अब सेंटेंस सही हो गया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दैट क्यों लगाया? कंप्लीट स्टेटमेंट जब भी होता है तो दैट लगाते हैं, सब आगे सिखाएंगे तुम्हें, परेशान मत हो। क्योंकि इसी सेंटेंस को अगर ऐसे घुमा के लिखा गया होता, कुछ ऐसे लिखा गया होता, तब तुम सही मानते। इट इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट्स दैट ट्रीज हैव लाइफ, ट्रीज हैव लाइफ, तब कहते हैं हाँ दैट लगेगा। और घुमा के लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। यही तो कर रहे हो बचपन से, यही तो कर रहे हो बचपन से। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन क्लॉज बनाना पड़ेगा। कोई सेंटेंस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नोट कर लेना दिमाग में। कोई सेंटेंस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले उस सेंटेंस को नाउन क्लॉज बनना पड़ेगा। और नाउन क्लॉज बनने के लिए उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए उसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन चाहिए। अब कहां पे कब कौन सा कंजक्शन आता है, उसके लिए कंजक्शन की सोच होनी चाहिए, वो पढ़ाना पड़ेगा। बस अभी मैं एक नमूना दिखा रहा था कि अगर आपको क्लॉज का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बेटा आप ये कर नहीं सकते। जय हिंद आयुष, जय हिंद, जय हिंद। फिर नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और क्लॉज बस इतना है, तुम्हें क्लॉज के बारे में नहीं ध्यान रखना है। व्हाट ही हैज सेड, ऐसे लिखो। इट हैज नेवर हैपेंड व्हाट ही हैज सेड। अब देखो, सेड को ऑब्जेक्ट चाहिए, इनकम्प्लीट है तो व्हाट लगा दिया। इनकम्प्लीट के लिए व्हाट लगाते हैं, कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए दैट लगाते हैं। कभी पढ़ा देंगे डिटेल में। अभी बताओ सही है गलत है? हिंदी करने वाले तो बिल्कुल दूर रहे, हिंदी करके तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, निकल लो। अब देखो बहुत सिंपल सा है। ये जो हैपन लिखी गई है ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, पढ़ाया हमने। इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। हैपन होना क्या है? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो इस पूरे को तुम ऑब्जेक्ट कैसे बना दोगे? इसका गलत है ये। तो क्या करें? सबसे सिंपल है, वाट हटा करके एज लगा दो, बस ये एडवर्ब बन जाएगी। कंजक्शन की नॉलेज होगी तो खेल जाओगे। इंट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, एडवर्ब तो आ सकता है, एज लगा दो। और ये भी नहीं कर सकते हो तो इसका सही करने का एक तरीका और है, क्या? ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दो, ऐसे लिख दो, व्हाट ही हैज सेड हैज नेवर हैपेंड। अब जिसको क्लॉज की नॉलेज नहीं है वो अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठ जाए, कहेगा हैज सेड और फिर हैज नेवर हैपेंड कैसे आ गया, तो थोड़ी घूमेगा। भैया मेरे ध्यान से देखो, क्या देखना है? अरे व्हाट ही हैज सेड पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और हैज नेवर हैपेंड क्या है? पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। बस दो ही चीजें तुम्हें देखनी है।
अप्रोच बदलो इंग्लिश सॉल्व करने की, अप्रोच। मैं बार बार कहता हूं बच्चों से, अप्रोच बदलो, वर्क करो ग्रामर पे अपने। हाँ, इसको जरा बंद करवाइए बुला करके किसी से, या मैं ही कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। और सभी को एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है।